अस्पताल में आज बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी। भीड़ भी बहुत बढ़ चुकी थी। मेरे पास मौजूद वार्ड बॉय उठकर बाहर को भागा। मैं भी उसके पीछे पीछे भाग पड़ा। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैंने उससे सख्ती से पूछा। अरे आज अस्पताल में एक जोड़ा आ रहा है। उनकी आज शादी हुई है। शादी की पहली रात वो अस्पताल में ही मनाना चाहते हैं। बस उसके लिए मुझे मैडम ने इंतज़ाम करने को कहा है। तुम पागल हो गए हो क्या, या मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने उलझन भरे अंदाज में पूछा था सचिन से। मैं मजाक नहीं कर रहा और ना ही तुम्हें उलझा रहा हूँ। पागल आदमी, जाओ जाकर पर्दे लेकर आओ। हमने ऊपर बेडरूम भी सजाना है। ये कैसे हो सकता है? अस्पताल में कोई अपनी शादी की रात गुजारने के लिए क्यों आएगा? मैंने सचिन को फिर से झिंझोड़ कर पूछा। बेवकूफ़ आदमी, सवाल मत करो, जल्दी जाओ, वो लोग आने ही वाले होंगे। मैं इसी उलझन में वहां से चला गया था। मुझे सचिन का आदेश हर हाल में मानना था, क्योंकि वो सब वार्ड बॉय का हेड था। उसकी बात मानते हुए मैं अस्पताल के पिछले हिस्से में चला गया, जहां पर गोदाम भी था। मैंने कुछ पुरानी सी और कुछ नई बेडशीट्स देखी। नई वाली जो सबसे खूबसूरत थी उसे उठाकर ले आया। ये अक्सर हम वीआईपी पेशेंट के लिए रखते थे। मैं वो चादर लेकर ऊपर वाले कमरे में आ गया था। वार्ड के साथ एक खाली कमरा स्टाफ के लिए था, जहां पर कोई नहीं जाता था, और ये फैमिली स्टाफ का कमरा था। मुझे तो कभी यहाँ जाने की इजाज़त भी नहीं होती थी। आज पहली बार मुझे हेड बॉय ने कहा तो चादर लेकर मैं वहां पहुंचा। चादर दी तो देखा सामने एक गोल साइज का बेड भी सजाया जा रहा था। मैं हैरत से उसे देखने लगा। कमरे में खूबसूरत फूलों की पत्तियां भी बिखरी हुई थी। पूरा माहौल बनाया गया था। सचिन मुझे गुस्से से देखने लगा और बोला, देख नहीं रहे यहाँ पर उन लोगों ने आना है, नीचे चलो, मुंह उठाकर हर जगह ना आया जाया करो। मेरे दिल में एक झिझक सी हुई कि यहाँ कौन से पति पत्नी आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। जरूर उन्हें छुपकर देखूंगा, मगर सचिन का व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं जो करूंगा अकेले ही करूंगा। सचिन को इस मामले में जरा भी तकलीफ नहीं दूंगा। वैसे भी वो बहुत मुंह बना रहा था। थोड़ी देर के बाद सचिन बाहर गया। उसने बाहर की लाइट ऑफ कर दी। कहने लगा, वो लोग ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हमें यहीं पर रुकना होगा। उन्हें ये महसूस न हो कि अस्पताल में कोई और भी है। इस वक्त मरीज भी तो सोए हुए हैं। उन्हें पूरी तरह से खामोशी का एहसास होना चाहिए। हाँ हाँ, तुम उनके ससुराली बनकर उनका वेलकम कर लो, मैंने बीच में टोकते हुए कहा। उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। 10 मिनट के बाद अस्पताल की लाइट फिर से जगमगा चुकी थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शक था। मैंने सचिन से कहा कि मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूँ। ये कहकर मैं ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं जानता था मुझे कुछ न कुछ देखने सुनने को जरूर मिलेगा। मैं इस राज की तह तक पहुंचकर ही रहूंगा। तो मैं सीढ़ियां चढ़ता जैसे ही ऊपर वाले कमरे तक पहुंचा, वहां मुझे दरवाजा बंद मिला। बंद दरवाजा जैसे मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। जाहिर है पति पत्नी का दरवाजा तो बंद ही होगा, मैं सोचने लगा। लेकिन उससे पहले के कदम आगे बढ़ाता मुझे कमरे से अजीब सी रोने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की अपनी बर्बादी का मातम कर रही हो। किसी मर्द की आवाज दूसरी तरफ से नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की ही आवाज थी। लड़की की आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल चाह रहा था थोड़ी देर वहीं ठहर जाऊं। लेकिन मुझे सचिन का भी डर था। वह अगर ऊपर आ जाता तो मेरा बुरा हश्र कर देता। मैं फौरन से नीचे भागा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर ये पति पत्नी थे तो वो लड़की क्यों रो रही थी? जरूर इसके साथ कोई बदतमीजी की जा रही होगी, या उसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया होगा। मैं नीचे कमरे में आया तो सचिन वहां पर नहीं था। थोड़ी देर बाद वो मेरे पीछे आ गया। आते ही मुझे सख्त नजरों से घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ऊपर नहीं जाना, फिर तुम क्यों गए ऊपर? मुझे वजह बता सकते हो? मैं तो नहीं गया। लगता है कि तुम खुद वहां के चक्कर लगा रहे हो। सचिन गुस्से में चारपाई पर बैठ गया, पर उसकी नाराजगी मुझे साफ नजर आ रही थी। हम दोनों की नाइट ड्यूटी होती थी। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे गहरी सोचों में देखकर सचिन मुझसे कहने लगा, बेहतर तो यही होगा मेरे दोस्त कि तुम अपने काम से काम रखो। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी अपने काम से काम रखो, मुझे क्यों समझा रहे हो? मैंने कहा तो सचिन फूंक कर बोला, मुझे तो यह आदेश मिला है कि मैं ये सारा काम सर अंजाम दूं। यकीन जानो, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता कि वो पति पत्नी कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। मैं भी तुम्हारी तरह बस आदेश का पालन कर रहा हूँ। सचिन की बात सुनकर मैं भी हैरान रह गया। अच्छा, ये लोग यहाँ से जाएंगे कब? क्योंकि जब सुबह हो जाएगी तो वो कमरा तो खाली करना पड़ेगा ना।
ये लोग बस सुबह तकरीबन 4-5 बजे ही यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे तो हेड नर्स ने यही कहा है। अच्छा तो ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, हम जाते जाते इनका राज जरूर जानेंगे। मेरी बात सुनकर सचिन फिर से गुस्से से देखने लगा तो मैं चुप हो गया। तकरीबन 4 बजे थे जब अस्पताल के दरवाजे पर किसी औरत का शोर महसूस करके सचिन और मैं बाहर आ गए। वो औरत घूंघट किए हुए थी और सचिन को देखते ही परेशान हो गई, चीखें मारने लगी। बोली कि मेरी बेटी कहाँ है, उसे जल्दी से बुलाओ। सचिन उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा। बोला कि माँ जी, भगवान के लिए आप इस तरह मेरा तमाशा न लगाए, वरना सारी बात मुझ पर आएगी। आप ऊपर चलें, मैं आपको आपकी बेटी से मिलवा देता हूँ। औरत भी समझदार थी, खामोशी से सचिन के साथ चल पड़ी। सचिन उसे ऊपर वाली मंजिल में ले गया जहाँ उसकी बेटी अपने पति के साथ मौजूद थी। सचिन ने मुझे नीचे ही रुकने का कहा था, इसलिए मैं खामोशी से नीचे खड़ा हो गया ताकि मैं सचिन से बाद में सारी बात पूछ सकूं। पर फिर बाहर शोर सुनकर मुझे बाहर आना पड़ा। वो औरत, सचिन और लड़की एक जो घूंघट किए हुए थी, सभी हक्का बक्का खड़े थे और उनके सामने एक पुलिस वाला। हाँ मैडम, तुम कहाँ जा रही हो? रात को इस औरत को लेकर, ये मेरी बेटी है। मैं भी पीछे पीछे आकर खड़ा हो गया। अरे ये लोग पति पत्नी थे, आप क्यों इन शरीफ लोगों को तंग कर रहे हैं? इनके घर में जगह नहीं होगी, तभी अपनी शादी की रात यहाँ रुकने के लिए आ गए हैं। मेरी बात सुनकर पुलिस वाले का सारा ध्यान उन सब से हटकर मेरी तरफ हो गया। उसने मुझे गौर से देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। तकरीबन 30 सेकंड बाद हंसकर फारिग हुआ तो मेरी तरफ देखकर तंज भरे अंदाज में बोला, अच्छा भाई, क्या तुम्हारी मम्मी पापा ने भी शादी की रात यहीं गुजारी थी जो तुम पैदा हो गए? उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा लाल सुर्ख हो गया। मैंने जाकर उसके मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा। बेशरम इंसान, ऐसी नीच बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? किसी के माँ बाप के बारे में तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पुलिस वाले को शायद मुझसे इस व्यवहार का अंदाजा नहीं था। मेरी बात सुनकर वह हक्का बक्का हो गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उससे ये बात क्यों कर रहा हूँ। शायद उसने कभी किसी से इस व्यवहार की अपेक्षा नहीं की होगी। उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। बोला कि मैं तुम्हारा इलाज थाने चलकर ही करूंगा। लगता है तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो, तभी तुम्हें इनको मारना पीटना अच्छा नहीं लग रहा था। पहले मैं सिर्फ उन लोगों को लेकर जा रहा था, पर अब तुम्हारी बदतमीजी की वजह से मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। तुमने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी की है। मुझे तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। उसने हम सबको पुलिस की जीप में बैठाया और गाड़ी थाने की तरफ दौड़ा दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे माँ की याद आ रही थी क्योंकि काफी दिन हो गए थे। मैं रात को घर नहीं गया था। आज सोचा था कि जल्दी घर चला जाऊंगा, मगर आज ये तमाशा हो गया। मैं एमडी साहब के बारे में सोचने लगा। उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। वो जब भी मुझसे बात करते तो बहुत अच्छे से खुश होकर करते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें किसी भी मसले में मेरी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मेरे ऑफिस आ जाया करो। मैंने उनके बेटे की जान बचाई थी, इसी वजह से एमडी साहब मेरी कदर करते थे। मैंने दिल में सोच लिया कि मैं भी जेल जाकर इसी तरह आराम से नहीं बैठूंगा, बल्कि एमडी साहब से बात करूंगा ताकि वो मेरी मदद कर सके। मैंने देखा सचिन बहुत गहरी सोच में गुम बैठा हुआ था। उसे लगता था कि पुलिस वालों को इस हरकत का पहले से पता होगा, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सह गया हो। हम लोग अस्पताल पहुंचे तो एक और कयामत मेरे सर पर टूटने के लिए तैयार खड़ी थी। जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल हुए, मेरी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसको मैंने यहाँ पर सोचने का कभी ख्याल और गुमान तक नहीं किया था। मैं अब अपने आप में पूरी तरह से मायूस हो चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बेबसी एक ही रात में मुझ पर कायम हो जाएगी। हे ईश्वर, अब कहाँ जाऊंगा? मैंने देखा वो भी मुझे इसी तरह बेबसी से देख रहा था, जैसे उसे हम सब पर भी रहम आ रहा हो। वो हम सब की उम्मीद था, लेकिन फिर भी आज हमारे लिए बेबस था। वो कुछ नहीं कर सकता था। मुझे हैरत इस बात की थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अस्पताल के एमडी साहब को भी इन्हें थाने में बंद करना पड़ा, जबकि वो तो बहुत ताकतवर और जान पहचान रखने वाले इंसान थे। हमें भी उसी सेल में लाकर बंद कर दिया गया जहाँ पर एमडी साहब को बंद किया गया था। अब हम सब लोग एक ही जेल की सलाखों के पीछे अपनी अपनी किस्मत पर मातम कर रहे थे। हमें कुछ पता नहीं था कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। थोड़ी ही देर के बाद उस सेल का दरवाज़ा खुला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने उस लड़की को और उसकी माँ को वहाँ से निकाला और उन्हें ले गया। अब हम 3 मर्द ही रह गए थे। जाहिर है उनको औरतों की जेल में ले जाया गया होगा, लेकिन वो भी गिरफ्तार थी। हालांकि वो तो सिर्फ माँ बेटी थी। मैंने सचिन से एक बात पूछी। सचिन वो लड़का जो कि इस लड़की का पति था,
जिन्होंने अस्पताल में आकर अपनी शादी की पहली रात गुजारी थी, वो कहाँ गया? उसूलन तो लड़की का पति भी उसके साथ ही होना चाहिए था। सचिन ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोला, भगवान के लिए इस वक्त खामोश रहो, मुझसे किसी तरह का सवाल मत करना, वरना मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ जड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं तो खामोशी हो गया था। थोड़ी देर के बाद एक और पुलिस वाला आया। उसने कहा कि आप सब डीसीपी साहब के सामने पेश हो जाएं। आपसे वो डायरेक्ट बात करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई गलतफहमी ना रहे। सर का दरवाजा खोला गया। मैं, सचिन और एमडी साहब तीनों डीएसपी साहब के सामने हाजिर हो गए। सबसे पहले उसने मुझसे तहकीकात शुरू की। हे लड़के, तुम क्या जानते हो इस लड़की के बारे में? मैंने हकलाते हुए कहा, जी मैं तो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं तो इन्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। कल अस्पताल में इन्हें घूंघट में देखा था, चेहरा पहली बार देखा है। मेरी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर हंस पड़ा और बोला, चलो लड़के तुम यहाँ से निकल जाओ, बिना वजह इस लड़ाई में मारे जाओगे। और हाँ, 5 दिन तक अस्पताल मत आना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उसने मुझे डराते धमकाते हुए कहा तो मैं भी वहाँ से निकल पड़ा। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि उस थाने से मेरी जान छूट गई, वरना मैंने उस कांस्टेबल के साथ जो बदतमीजी की थी उसके बाद तो मुझे यकीन हो गया था कि मुझे थाने की हवा खानी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं था इसके अलावा। मैंने भगवान का शुक्र किया। वहाँ से रिक्शा लिया और फौरन अपने घर पहुँचा। सुबह के 6 बजे थे। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ बेचैन बैठी हुई थी। बोली कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, आज तुम्हें देर हो गई, सब ठीक तो है? मैंने माँ को कोई बात नहीं बताई। मुझे तो बस वो 5 दिन कट जाने का इंतजार था। उसके बाद मैं जाकर सचिन से पूछता कि ये सब क्या था और इस तमाशे के पीछे किसका हाथ था, वो लड़की कौन थी। मुझे बार बार उसी पुलिस वाले की बात याद आने लगी जिसने मुझे 5 दिन अस्पताल जाने से मना किया था। लेकिन मैंने ठान ली थी कि मैं कल ही अस्पताल चला जाऊंगा और जाकर वहां का माहौल देखूंगा। अस्पताल में पहुंचते ही मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर सारे काम रोजमर्रा के अनुसार हो रहे थे। सचिन भी अपनी कुर्सी पर विराजमान था। एमडी साहब का ऑफिस भी खुला हुआ था। मुझे तो जैसे लगा कि मैंने रात के वक्त कोई ख्वाब देखा हो। ऐसा लग रहा था कि मैंने जिंदगी में इससे बड़ा धोखा नहीं देखा। मैं सचिन के पास गया। वो मुझे देखकर चौंका और बोला, क्या हुआ? तुम तो कल छूट कर आ गए थे, फिर इतनी जल्दी यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पुलिस वालों ने मना तो किया था कि 5-6 दिन तक अस्पताल मत आना। हाँ, मना तो किया था, लेकिन मुझे पुलिस वाले ने नौकरी पर नहीं रखा हुआ। मैं अस्पताल के काम करने आता हूँ, कैसे छुट्टी कर सकता था? लेकिन तुम ये तो बताओ कि आखिर कल को हुआ क्या था? एमडी साहब को क्यों थाने में लेकर जाया गया? मेरी बात सुनकर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, ये सब तुम्हें आज रात पता चल जाएगा। उसके बाद भी अगर तुम में कोई तमन्ना बाकी रहे तो बता देना, मैं तुम्हें कहानी सुना दूंगा। मैं आज रात होने का इंतजार करने लगा। आज भी सचिन ने वही कुछ किया। बोला कि जाओ, जाकर पीछे गोदाम से अच्छी सी बेडशीट लेकर आओ। मैंने बेड भी तो सजाना है। तुम्हें तो पता है अमीर लोगों के कितने नखरे होते हैं। क्यों, आज क्या होने वाला है जो तुम मुझे बेड की चादर लाने का कह रहे हो? कोई वजह है तो कह रहा हूं ना, सचिन ने मुझे सख्ती से कहा। मैं फिर से गोदाम में पहुंच गया। वहां जाकर मैंने सबसे अच्छी चादर उठाई और उसे लाकर सचिन के सामने रख दिया। ठीक है, मेरे साथ ऊपर चलो, बेड भी तैयार करना है। वो पहले की तरह ही काम कर रहा था। हम लोग ऊपर वाले कमरे में आ गए। हर बार की तरह उसमें गुलाब की पत्तियां सजाई गई और हर तरह से कमरे को चेक किया गया था। कमरा बिल्कुल तैयार हो चुका था। सचिन कहने लगा कि यहाँ पर पति पत्नी का जोड़ा आएगा। आज भी उन लोगों को अगर कोई शिकायत हुई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सचिन का मुंह तकने लगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे दोस्त? नवविवाहित पति पत्नी यहाँ पर क्यों आएंगे? क्या उनके पास अपना घर नहीं है? मेरी बात सुनकर सचिन ने सर पकड़ लिया। लगता है कि कल तुम्हें थाने जाकर सबक हासिल नहीं हुआ। मैंने जितना कहा है उतना ही करो। एमडी साहब ने भी ये बात नहीं मानी थी। उनका जो हश्र हुआ कल जेल में तुम देख लेते तो तुम अपने कानों को हाथ लगाते। तुम्हारे जाने के बाद पुलिस वालों ने एमडी साहब की कमीज भी उतार दी थी और उन्हें पूरी तरह रिमांड पर लिया गया था। उनसे कह रहे थे कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे, तुम्हारा अस्पताल भी बंद कर देंगे और तुम्हें कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हम जो कह रहे हैं वो कर लो। सचिन ने बड़ी राजदारी के साथ मुझ पर एक और राज खोला। और जानते हो, आधी रात को एमडी साहब की पत्नी भी थाने में आ गई थी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा।
मैंने कहा तो उसने मुझे यही बात दोबारा बताई। बोला कि एमडी साहब की पत्नी वाकई में कल थाने में आई थी और उसने जाकर जो पुलिस वालों के सामने बातें कही, एमडी साहब का तो सर शर्म से झुका हुआ था। और मैं तो इन मामलात से पहली बार आगाह हुआ हूँ। मुझे नहीं पता था कि उनके घर में कितने मसले चल रहे हैं। अच्छा, फिलहाल तुम ये जाकर ऊपर पानी का जग भी रखाओ, फिर अगली कहानी सुनाता हूँ। सचिन ने मुझसे हमेशा काम निकलवाना होता था। मैं ऊपर जग रख कर आ गया। देखा तो वो कमरा खुशबू से महक रहा था। फिर मैंने एमडी साहब के कमरे की तरफ देखा, वहां से निकल रहे थे। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी कि इन्होंने भी अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। लगता था जैसे आज उनकी शादी है। हालांकि वो शादीशुदा थे, एक जवान बेटी के बाप भी थे और उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन आज एमडी साहब क्या दोबारा दुल्हा बनने जा रहे थे? मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। फिर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब वो अपने कमरे से निकले और धीरे धीरे चलते उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगे जो कि सचिन और मैंने मिलकर सजाया था। मैं सोचने लगा कि आखिर कमरे में मेरे बाद कौन गया है। मैं भी तो यही खड़ा था। अगर वो मेरे बाद जाते तो मुझे कोई नजर आता। क्या एमडी साहब अकेले ही उस कमरे में जाएंगे? मेरा दिल ये सोच सोच कर उलझ रहा था। तभी मैं वापस अपने ऑफिस में आ गया। सचिन अपने काम में बिजी था। अब तो बता दो कि क्या कहानी है? एमडी साहब उस दुल्हन वाले कमरे में चले गए हैं। क्या तुम्हें उन्हें दुल्हा बनाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर सचिन जोर से हंस पड़ा। नहीं पागल लड़के, शुक्र तो इस बात का करो कि हम लोग बच गए हैं, वरना हम लोगों ने भी अपने साहब के कहने पर जो उल्टे सीधे काम किए हैं ना, हमें उसकी सजा चुकाना पड़ सकती थी। तुम जानते हो कल रात को थाने में क्या हुआ? अभी एमडी साहब थाने में थे जब उनकी पत्नी भी वहां पर दाखिल हो गई। उन पर एक तंज भरी नजर डालकर कहने लगी, देखा, होना तो वही था जो मैंने चाहा। खामखा तुम्हें मेंढक की तरह टरटराने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे धोखा दोगे, मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुम अपनी जिंदगी बहुत खुशगवार अंदाज में गुजार लोगे? मैं तुम्हें जिंदगी भर ऐसा नहीं करने दूंगी। ये सब जुर्म तो मैंने तुम्हें जवानी में नहीं करने दिए, अब तो तुम बुढ़ापे की सीमा को छू रहे हो। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और अपने पति को ललकारने लगी, मैं अगर तुम्हें जेल में पहुंचा सकती हूँ तो तुम्हें ऊपर भी पहुंचा सकती हूँ। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी बहुत पड़ी है मेरे पास अभी। औरत बोलती जा रही थी और मैं तो हक्का बक्का उसे देखे जा रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आती थी कि आखिर उसे उनसे मसला क्या है, क्यों अलग होना चाहती है और क्यों उस बेचारे को यूं बदनाम कर रही है। शायद मुझे भी उनसे हमदर्दी हो जाती, लेकिन उसके बाद जो मैंने सुना वो वाकई इस काबिल था कि उसे सजा दी जाए। इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते कि ये कितना टेढ़ा आदमी है। ये कई औरतों के साथ इसी तरह के मामलात करता है। उन्हें अपने अस्पताल में बुलाता है, उनसे पैसे भी वसूल करता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें हर किस्म के काम के लिए जगह दूंगा। अस्पताल मेरे बाबा ने बनवा कर दिया था, इन कामों के लिए तो नहीं था ना इंस्पेक्टर साहब। इसने तो अस्पताल में ही गंदे काम शुरू कर दिए थे। अस्पताल में इसने एक कमरा बना लिया था अपनी इन गंदी रंगरलियों के लिए। वो तो भला हो उस नर्स का जिसने मुझे ये सारी बात बता दी। और आप जानते हैं इसने क्या किया? वो औरत अब बस तकरीबन रोने ही वाली थी। उसने अस्पताल में मुझे कई बार धोखा दिया। अब तो ये रोजाना गैर औरतें अपने घर पर ही मंगवाने लगा था ताकि इसे बाजार जाने की परेशानी ही ना उठानी पड़े। बस इसी वजह से मैंने इसकी नीयत को आजमाने की खातिर अपने एक नौकर को पैसे दिए और ये कामयाब भी हो गई। उसी दिन मुझे पता चला कि हमारे एमडी साहब की पत्नी दरअसल एक बहुत ही ताकतवर खानदान से संबंध रखती थी। एमडी साहब ने उससे शादी पैसों के लालच में की थी, लेकिन अपनी आज़ादी खो बैठे, क्योंकि यही हरकत कोई आम औरत का पति करता तो कभी भी उसे इतना जलील और बेइज्जत नहीं होना पड़ता। पर जो कुछ हमारे एमडी साहब के साथ हुआ था वो बड़ा ही रहम के काबिल था। उनकी हकीकत सब पर खुल चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगी। कहा कि आज मुझे माफ़ कर दो, आइंदा के बाद तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। पर वो भी जीदार औरत थी। उसने कह दिया कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तुम अगर समझते हो कि तुम मुझे इन बातों से खरीद लोगे तो ऐसा ना होगा। अब मैं भी तुम्हारे साथ अस्पताल में ही रहूंगी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अस्पताल में बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर काम होता है तो कोई मसला नहीं। जहां तुम बाकी औरतों को अय्याशी के लिए उस पिछले कमरे में बुला सकते थे, तो क्या तुम्हारी सच्ची और जिंदगी भर साथ रहने वाली पत्नी नहीं रह सकती? उन्होंने ये कहकर अपने पति पर तीखी नजर डाली। तो मैं समझ गया कि हमारे एमडी साहब कितने बेबस हैं उनके सामने। लेकिन फिर उनकी नीयत भी तो बुरी थी। अब अपनी पत्नी के साथ इसी जगह पर रह रहे हैं
उसमें भी उन्हें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में कुछ लोगों को तो पत्नी ही नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।